Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस डे की। अभी 2 दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे गया हमारा। हम 73 इयर्स कंप्लीट करके 74th ईयर में हम लोग जो है वो आ चुके हैं। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड डेफिनेटली इंडिया है। इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं, जब से इंडिया आई थिंक एग्जिस्टेंस में आया है, हमारा भारत एग्जिस्टेंस में आया है, तब से ही हम जो है वो काफ़ी एक डेवलपिंग नेशन रहे हैं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो जो है वो उस तरह से बनाया जाए कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सब लोग जो है वो भारत की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो इंडिया डेवलप हो रहा है उसकी बात करते हैं, जो इंडिया में इनोवेशंस हो रहे हैं उसकी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात होती है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उस दौर को ही याद कर लिया जाए जहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है 1947 के अंदर भारत कैसा था, या 1947 में भारत कैसा था इंडिया इन 1947। जी हाँ, बिल्कुल एट द स्ट्राइक ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे कहते हैं कि जस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया क्या हालत थे, क्या इकोनॉमी थी, किस तरह का माहौल था, उसके ऊपर हम एक छोटी सी झलक देखेंगे। हम लोगों ने छोटी छोटी ग्लिम्स अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एक पूरा आइडिया आना, कंसेप्ट समझना, वो हमने कभी आई थिंक देखा नहीं होगा। तो इस वीडियो के ज़रिए हम ज़रूर उस दौर को जी पाएंगे, उस दौर को एक बार फिर से याद कर पाएंगे। अगर कोई बड़ी उम्र का देख रहा है तो ज़रूर उन्होंने तो वो दौर देखा होगा। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। आज भारत की आजादी को 71 साल होने को है। तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चले आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज थी। चले इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के शेवरलेट ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिश्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी।
भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण ये कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा, दोस्तों आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर यह मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था और एक पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीस। बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम, तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया। इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना, आई रिपीट सालाना 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर्स जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब की जीवन शैली आज के दौर से बहुत निम्न थी। 1947 में भारतीय सिनेमा, आजादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर्स थे। तो दोस्तों हमारे पुरखों ने जिए उस दौर की बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके इतने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। वंदे मातरम, टेक केयर। ओके, सो ये था वीडियो, उस दौर की बातें, उस दौर का वीडियो जो कि आई थिंक वन ऑफ द गोल्डन एरा कह सकते हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे। वो दौर ऐसा था जब महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब मिलावट कम होती थी, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफ़ी खुश थे, जितना था उनके पास उतने खुश थे। लेकिन जब इस तरह के वीडियो हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी सस्ती उस वक्त भी चीज़ें थी। हालांकि उस वक्त क्योंकि इनकम भी उसी हिसाब से थी तो वो चीज़ें उनको भी महंगी लगती थी। लेकिन एक चीज़ जो इस वीडियो से हमें पता चली कि पेट्रोल जो है वो 41 पैसे प्रति लीटर था उस वक्त। 41 पैसे मतलब 0.41 लीटर, 41 पैसा पर लीटर, और जो डीजल था वो 61 पैसे था, और आपको 3 रुपये में 55 किलो सीमेंट मिल जाता था। जो सोने का भाव था वो 103 रुपये था प्रति तोला। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी सस्ती इंडिया में थी। और एक जो अच्छा फैक्ट उन्होंने बताया कि मैंने भी ये सुना था, आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि उस वक्त कहा जाता है कि हमारा रुपया और डॉलर दोनों इक्वल थे। लेकिन उन्होंने बताया कि डॉलर जो है वो उस वक्त 1 रुपया, डॉलर के ऊपर हमारा 3
3.13 या मतलब 3.13 रुपीज़ लगता था। सो काफ़ी सस्ता है, मतलब उस वक्त तो काफ़ी अच्छी वैल्यू थी हमारे रुपीज़ की। उसके बाद जो डॉलर ऊपर गया और कहीं ना कहीं दुनिया में एक तरह से यूनिवर्सल हो गया डॉलर, और उसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। अब तो आई थिंक 75-76 के आसपास है, जो कि बहुत ही निचले स्तर पे हम बोल सकते हैं। बट एनीवे ये तो एक बात थी। लेकिन जो ट्रेंड्स की बात करी इस वीडियो के अंदर कि 1853 में हम सबको पता है कि मुंबई थाने में सबसे पहली रेल अंग्रेजों ने शुरू की थी। और 3 स्टीम इंजन, जैसा कि इस वीडियो में कहा कि लगाए गए। आपको एक 33 किलोमीटर आपको जाना था और उसके लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम लग गया। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस आया, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 साल के बाद, तो जो पूरा इंडिया था, जबकि जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा भी शामिल है, 65,000 किलोमीटर हमारी रेल लाइन थी। और उस वक्त क्योंकि राजे रजवाड़ों का समय था, तो वो रेलवेज जो है वो अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर राज्य में चलती है, तो वो उसके ऊपर उसके राजे रजवाड़े का कब्जा था। लेकिन क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, एक यूनिवर्सल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो फिर उन सब का चार्ज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को ले लिया। और आज तक जो वो इंडियन रेलवे जो है वो उसको चला रही है, बहुत ही अच्छे से चला रही है। पिछले कुछ समय में तो बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेन जो है वो निकल के सामने आई है। साथ में एयरलाइंस का मुझे लगा कि एयरलाइंस इतनी नहीं होगी, लेकिन पता चला कि बहुत ज़्यादा एयरलाइंस थी। हालांकि उस वक्त एक प्लेन के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी। एक तरह से चार्टर प्लेन होते हैं आजकल के, उस तरह के प्लेन्स उस वक्त के थे। सो इट मेक्स सेंस कि ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सिविल सर्विसेज के लोग हैं, और उस वक्त भी लोग जो है वो इंडिया के बाहर जाते थे, बाहर से इंडिया आते थे। तो पानी के जहाज़ का ऑप्शन तो था ही, लेकिन ये भी एक तरह से आ रहा था ट्रेंड में कि आपको जो है वो एयर एविएशन का ज़माना आ रहा था। सो उस वक्त जो है वो काफ़ी जहाज़ थे, लेकिन सब फिर एक्वायर हो गए इंडियन एयर इंडिया के पास। और जो टाटा एयरलाइन थी वो एयर इंडिया हो गई, और बाकी जो है वो इंडियन एयरलाइंस में आ गए। सो या इट्स अ ग्रेट नॉलेज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट kind of points that this video has given to us। उसके साथ साथ जो उन्होंने बात करी कि उस वक्त जो है वो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थी व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल में, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा थी। दूसरी भी एक कंपनी थी जो उन्होंने कहा जो कि काफ़ी हिंदुस्तान मोटर्स थी, जो कि काफ़ी अच्छे बड़े नाम है, हम सबको तो पता ही है हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और जनरल मोटर्स थी, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया, बिकॉज वो बाहर की कंपनी थी और इंडियन कंपनीज को टक्कर दे रही थी। और उस वक्त ज़रूरी है कि इंडियन कंपनीज जो है वो ऊपर आए। साथ में पाकिस्तान की बात करी उन्होंने कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया में छापी जाती थी, और उसके ऊपर जो पाकिस्तानी सिंबल वगैरह जो है वो लगाए जाते थे बाद में। तो एक जो बात पता चली इस वीडियो से ये भी थी कि 16 लाख की आबादी थी मुंबई में, सिर्फ 16 लाख। आज तो आई थिंक 2.25 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास हो चुकी है, बहुत ही कंजस्टेड हो चुका है। और मुंबई उस वक्त इतना बड़ा नहीं माना जाता था। अब तो मुंबई, नवी मुंबई काफ़ी फैल चुका है। उस वक्त तो कहा गया कि अंधेरी तक ही एक तरह से सीमित थी उनकी सरहदें। सो ये सारे फैक्ट्स देख के काफ़ी अच्छा लगता है। एक वो दौर जो है वो हमें जीने का मौका मिलता है। आई एम श्योर कि आपने भी इस दौर को एंजॉय किया होगा। और आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आज मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इस तरह के वीडियो देखे जाए, तो एक अच्छा लगता है। तो 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को देख के फिर हम उस दौर को याद कर लिए जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उस वक्त का हिंदुस्तान पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स इन योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।